Assalamu alaikum all the students. Today we are going to study corrections in the use of parts of speech. आज का लेक्चर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आपको जो पॉइंट्स हैं उनको समझना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो आपकी इंग्लिश की जो ऑब्जेक्टिव्स हो, इंग्लिश के जो एमसीक्यूज होंगे, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे एमसीक्यूज इसी तरह आते हैं। ठीक है, तो आपको ये सिर्फ और सेंटेंस को करेक्ट करना नहीं आना चाहिए, बल्कि इसकी रीज़न आनी चाहिए। अगर आपको सेंटेंस की करेक्शन की जो रीज़न है वो पता चल जाए, उसकी एक्सप्लेनेशन पता चल जाएगी। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, इसको इसकी जो करेक्शन हमने की है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो आप बड़े आसानी से उस स्टेम को समझेंगे और आगे जो राइट ऑप्शन है उसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। और जो उसके जो डिस्ट्रैक्टर्स होंगे, जो बाकी जो आंसर तीन एमसीक्यूज होते हैं ना, जो रॉन्ग ऑप्शन होता है और एक राइट आंसर होता है, जो रॉन्ग ऑप्शन जो होते हैं उसको हम डिस्ट्रैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो आप उनको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। आइदर यू और ही हैव चीटेड मी। अब देखें, इसकी करेक्शन जो है, ही के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाया है। आइदर यू और ही हैज़ चीटेड मी। अब और के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो ही के साथ ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ना कि यू के साथ लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आइदर यू और ही हैज़ चीटेड मी। अगर यहाँ पर और की जगह पर एंड होता, ठीक है, तो फिर आगे हेल्पिंग वर्ब जो है ये प्लूरल होना था। ठीक है, अब हमारा जो हेल्पिंग इस और की वजह से जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो हमारा ही है, तो ही के साथ आपको पता है कि हैज़ लगता है, इसलिए ही हैव नहीं लगेगा, ही हैज़ लगेगा। इसके बाद देखें सेंटेंस नंबर 2। अब पेपर में ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ऊपर दिया आइदर यू और ही डैश चीटेड मी, नीचे हैज, हैव, हैड। ठीक है, और इस तरह के ऑप्शन जो हैं वो दिए जा सकते हैं, तो आपने वहाँ पर ही के साथ हैज़ का ऑप्शन लगाना है। देखें, हम इसको सब्जेक्टिव तरीके से भी कवर कर रहे हैं इंग्लिश के पोर्शन को, और ऑब्जेक्टिव तरीके से भी कवर कर रहे हैं। He was much thankful to the people. He was much thankful to the people. ये thankful जो है, इसके साथ कभी भी much नहीं लगता। ठीक है, thankful होना जो है ना, वो थैंक को शो करना, यानी ग्रेटिट्यूड को शो करना, तशक्कुर का इजहार करना, इसके साथ कभी मच नहीं लगता। ठीक है, थैंकफुल एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ कभी कभी भी जो है वो मच यूज़ नहीं होता। इसकी एक्सेस जो है, यानी अगर हमने इसको ज़्यादा करके पेश करना हो, तो इसके साथ हमेशा वेरी यूज़ होता है। ठीक है, मच कभी यूज़ नहीं करना। इसको आप जो है ना माइंड में आप अच्छी तरह रख लें। नेक्स्ट है जी, डू नॉट मेक नॉइस, कि शोर मत करो। जब आपने किसी को कहना हो कि बिल्कुल खामोश होकर बैठो, शोर बिल्कुल नहीं करो, तुम्हारी आवाज़ अब बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए, तो उसके लिए हम जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं वो डू नॉट मेक नॉइज़ नहीं होता, डू नॉट मेक अ नॉइज़। आ का वर्ड अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट होगी। तो डू नॉट मेक अ नॉइज। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टेटमेंट भी पूछी, ऊपर ये स्टेटमेंट दी होगी डू नॉट मेक नॉइज, तो नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे, तो डू नॉट मेक अ नॉइज। ठीक है, मेक अ नॉइज, आ का यूज़ अगर आप नहीं करेंगे तो सेंटेंस आपका बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। इसके बाद शी कुड नॉट हेल्प टू गो देयर, शी कुड नॉट हेल्प टू गो देयर, ये वाला जो सेंटेंस है शी कुड नॉट हेल्प टू गो देयर, इस पे बड़ी लंबी इसकी तफसील की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे देखें, ये उर्दू में इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, वो हंसे बगैर ना रह सका।
वो हंसे बगैर ना रह सका। तो इस तरह के, वो रोए बगैर ना रह सका। ठीक है, वो कहका लगाए बगैर ना रह सकी। हम सोए बगैर ना रह सके, वो खाए बगैर ना रह सकी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, उन उनका उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद जो है हम कुड नॉट हेल्प लगाते हैं। हेल्प का मतलब मदद करना यहाँ पे नहीं है। कुड नॉट हेल्प एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब है किए बगैर ना रह सका। कुड नॉट हेल्प का क्या मतलब है? किए बगैर ना रह सका। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, कुड नॉट हेल्प। तो तीसरी चीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, और उसके बाद कुड नॉट हेल्प, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब ये देखें, इनकरेक्ट सेंटेंस को आप देखें। शी सब्जेक्ट लगा हुआ है, कुड नॉट हेल्प इसके लिए लगा हुआ है। टू गो देयर, कुड नॉट हेल्प के बाद कभी भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ये देखें, टू गो को हमने ख़त्म किया, इसकी जगह पे गोइंग लिखा। अब जैसे मैं इसकी एक और एग्जांपल दे बताता हूँ आपको। वो खाए बगैर ना रह सका। वो खाए बगैर ना रह सका। ही कुड नॉट हेल्प ईटिंग। ही कुड नॉट हेल्प ईटिंग। अब ये नहीं हो सकता, ही कुड नॉट हेल्प टू ईट। तो ये बिल्कुल गलत होगा। ही कुड नॉट हेल्प टू ईट जो है, ये बिल्कुल गलत होगा। ही कुड नॉट हेल्प ईटिंग आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आना चाहिए और उसके बाद कुड नॉट हेल्प, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये यूज है कुड नॉट हेल्प का, जिसका मतलब है किए बगैर ना रह सका। नेक्स्ट, नंबर 5, रेक्स डिड नॉट नो स्विमिंग। कि रेक्स को स्विमिंग नहीं आती थी। ये जितने भी आर्ट होते हैं ना, आर्ट, जिस तरह स्विमिंग एक आर्ट है, ठीक है, इस तरह ड्राइविंग एक आर्ट है। ठीक है, तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं। तो इसके साथ हम हाउ टू यूज़ करते हैं, ना कि वो वर्ड यूज़। अगर ये सेंटेंस के शुरू में आए, जैसे स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो वो तो ठीक है। ठीक है, लेकिन जब हम उसको उस आर्ट के सीखने की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, या उसकी एहलियत की बात कर रहे होते हैं उस आर्ट की, तो फिर उसके साथ हम हाउ टू लगाते हैं। रेक्स डिड नॉट नो स्विमिंग ये नहीं होगा। रेक्स डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, कि रेक्स को नहीं पता कि कैसे तैरा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखें, द पेशेंट हैज़ बिन ऑपरेटेड। कि जो पेशेंट है उसका ऑपरेशन हो चुका है। तो ऑपरेट के साथ, ऑपरेट का वर्ड हमेशा विद प्रपोजिशन आता है टिपिकल ग्रामर में। जब हम फिक्स्ड टिपिकल ग्रामर में हम बात करेंगे, तो इसके साथ हमेशा अपॉन प्रपोजिशन आएगी। द पेशेंट हैज़ बिन ऑपरेटेड ये नहीं होगा, द पेशेंट हैज़ बिन ऑपरेटेड अपॉन होगा। तो इस तरीके से ये भी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, और नीचे ऑप्शन दे के आपसे पूछा जा सकता है। ये सेंटेंस बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा, तो हर जगह पे तकरीबन गलत लिखा हुआ था। आई वेंट डायरेक्ट टू माई ऑफिस, कि मैं अपने दफ्तर सीधा गया। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, जबकि हमें ज़रूरत है यहाँ पर एक एडवर्ब की। और ये भी आपको पता होना चाहिए, एडवर्ब की पहचान ये है कि उसके साथ एल वाई लगा होता है, उनको हम एडवर्ब कहते हैं। आई वेंट डायरेक्ट टू माई ऑफिस ये नहीं होगा, आई वेंट डायरेक्टली टू माई ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे हमें एक एडवर्ब की ज़रूरत है, ना कि एडजेक्टिव की। इसके बाद द यूनाइटेड नेशंस। द यूनाइटेड नेशंस, ये आपको पता होना चाहिए, द यूनाइटेड नेशन का मतलब है अक़वाम मुत्तहिदा। नेशंस ही लगा होगा, एस लगा होगा, द यूनाइटेड नेशंस ही आएगा। ये एक इदारे का नाम है, द यूनाइटेड नेशन, जिसे हम अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। हैव डन नथिंग टू हेल्प द कश्मीरीज। द यूनाइटेड नेशंस हैव डन नथिंग टू हेल्प द कश्मीरीज। तो हैव नहीं आएगा, क्योंकि हम एक इदारे की बात कर रहे हैं,
द यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों की हेल्प करने के लिए कुछ नहीं किया। तो देखें, द यूनाइटेड नेशंस हैज़ डन नथिंग टू हेल्प द कश्मीरीज। तो इसमें हैज़ आएगा क्योंकि यूनाइटेड नेशन एक इदारा है। माई टीचर गेव मी मैनी एडवाइसेस, ये जो वर्ड होता है ना एडवाइस, ADVICE, एडवाइस, जिसका मतलब होता है नसीहत, ये भी याद रखें। ADVISE, ठीक है, वो एडवाइस होता है जो कि वर्ब है, और उसकी आगे फॉर्म्स भी बनती हैं। ADVISE एडवाइस, सेकंड फॉर्म ADVISED एडवाइस्ड, और थर्ड फॉर्म ADVISED एडवाइस्ड, यानी नसीहत करना, नसीहत की। ठीक है, फर्स्ट सेकंड फॉर्म। ये जो वर्ड है ADVIC, एडवाइस, ठीक है, ये नाउन है। ठीक है, और इसका मतलब सिर्फ होता है नसीहत। ठीक है, और इसकी प्लूरल एडवाइसेस से नहीं होता। एडवाइस की जो प्लूरल होती है, ठीक है, वो पीसेज ऑफ एडवाइस होता है। पीसेज ऑफ एडवाइस। अगर एक नसीहत हो तो एडवाइस ही होगी, ज़्यादा नसीहतें होंगी तो पीसेज ऑफ एडवाइस होगा। ठीक है, ना कि एडवाइसेस। ठीक है, माई टीचर गेव मी मैनी एडवाइसेस, मेरे टीचर ने मुझे काफ़ी नसीहतें की। तो क्या होगा, माई टीचर गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, ये होगा। इसके बाद देखें, ही इज़ इल सिंस 3 months। ठीक है, अब बात हो रही है 3 months की। तो ये टाइम लिमिटेशन आ गया है। जब भी किसी सेंटेंस में टाइम लिमिटेशन आती है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हैज़ बिन या फिर हैव बिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ही के साथ हमेशा हैज़ बिन ही लगता है। ही हैज़ बिन इल, कि वो बीमार रहा है। और इसके बाद यहाँ पे पीछे लगा हुआ है सिंस 3 months। जब भी वो वर्ड जिनके साथ एस लगा हुआ होगा, जैसे मंथ्स, मंथ्स के साथ एस लगा है ना, ठीक है, तो उससे पहले फॉर लगता है। तो सिंस नहीं लगेगा, फॉर 3 months। मंथ्स के साथ एस लगा होने की वजह से हमने यहाँ पर फॉर इस्तेमाल किया। मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फार्मूला बनाया है। अब देखें, सुबह से, सुबह से, शाम से, दोपहर से। सुबह से क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ एस नहीं लगा हुआ। दोपहर से, आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून। ठीक है, और जो है ना शाम से, सिंस इवनिंग। जिन वर्ड्स के साथ एस लगा हो उन वर्ड्स के साथ हमेशा फॉर इस्तेमाल होता है। तो इसलिए ही हैज़ बिन इल फॉर 3 months, मंथ्स के साथ एस लगा हुआ है, इससे पहले कभी भी सिंस इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा है। एक डिटेल लेक्चर में हम सिंस और फॉर का भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे फर्दर। मैंने वैसे ट्राई किया यहाँ पे भी करने की। नेक्स्ट है द टीचर। हम नेक्स्ट सेंटेंस पे हैं, सेंटेंस नंबर 11। द टीचर विद ऑल द क्लास वर प्रेजेंट। अब देखें यहाँ पे हमने दो सब्जेक्ट्स को, एक तो टीचर सब्जेक्ट है और दूसरा द ऑल द क्लास। अब दोनों को हमने विद से मिलाया है। जब हम दोनों को विद से मिलाते हैं तो वो प्लूरल नहीं होता। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसी के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब देखें, टीचर को, टीचर एक सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है, क्लास। ठीक है, अब इन इन अगर इन विद की जगह पे अगर होता एंड, ठीक है, तो फिर तो वर आगे हेल्पिंग वर्ब ठीक था। अब इसका उर्दू तर्जमा ये बनता है कि टीचर अपनी पूरी क्लास के साथ वहाँ पर मौजूद था। अब हमारा जो मेन जो सब्जेक्ट है वो टीचर है, तो इसकी वजह से हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वाज आएगा, वर नहीं होगा। इसके बाद देखें रावी। नेक्स्ट है जी, रावी फ्लोज थ्रू पंजाब। रावी रिवर का नाम है। जितने भी रिवर होते हैं उनके नेम से पहले हमेशा दी लगता है। और पंजाब जो है ये प्रोविंस है, जितने भी प्रोविंस होते हैं उनके नाम से भी पहले, प्रोविंस के नाम से पहले भी दी लगता है। द रावी फ्लोज थ्रू पंजाब। तो क्या होगा, दी रावी
यानी रावी दरिया का नाम है, इसलिए इससे पहले दी लगा है। और पंजाब जो है ये रावी जो है रिवर का नाम है। रिवर जितने भी रिवर हैं उनके नाम से पहले दी लगता है। और जितने भी प्रोविंस हैं, ठीक है, उनके नेम से पहले भी हमेशा दी हम लगाते हैं। तो द रावी फ्लोज थ्रू दी पंजाब। तो हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे चलते हैं। देखें जी, हायर वी गो कूलर इट इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव की जो सेकंड डिग्री होती है उससे पहले दी नहीं लगता। लेकिन अगर स्टार्ट में एक सेंटेंस में एडजेक्टिव की दो डिग्रीज आ जाएं, एक जो है सेंटेंस के शुरू में हो जैसे कि आप हायर देख सकते हैं, और दूसरी कॉमे के बाद हो जैसे कि ये कूलर है। हाई पहली डिग्री है, दूसरी हायर, तीसरी हाईएस्ट। कूल पहली डिग्री है, दूसरी है कूलर, और थर्ड जो है ना कूलेस्ट है। तो जब दो एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री एक ही सेंटेंस में आ जाएं तो वैसे तो हम एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री से पहले कभी भी दी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इस तरह के केस में जब दो सेकंड डिग्रीज एक में आ जाएं, ठीक है, तो थोड़ा सा कंपैरिजन इस तरह का हो रहा हो तो हम दोनों से पहले दी लगाते हैं। देखें, हायर से पहले भी हमने दी लगा दिया, और कूलर से पहले भी हमने दी लगा दिया। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है। हायर वी गो द कूलर इट इज। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू यू गोइंग देयर। मुझे तुम्हारे वहां पे जाने पे, तो तुम्हारे के लिए जो हम यूज करते हैं यू नहीं करते, योर करते हैं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर गोइंग देयर। शी नाइदर ईट्स एप्पल्स नॉर ऑरेंजेस। ये जो नाइदर होता है और आइदर, ये हमेशा जो है वो सेंटेंस के शुरू में हम इनको स्ट्रक्चर के हवाले से हम लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइदर शुरू में, नाइदर शी एट्स एप्पल्स नॉर ऑरेंजेस। ठीक है, तो हमने इसको सेंटेंस के शुरू में लगाया। ये स्ट्रक्चर के हवाले से नाइदर हम सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं। देखें, ये आगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आ गया जिस पे हमने डिटेल में बात की हुई है। इफ़ ही विल कम आई शैल हेल्प हिम। अब देखें, विल कम भी फ्यूचर आ गया, और शेल हेल्प ये भी फ्यूचर है। जब एक ही सेंटेंस में दो फ्यूचर आ जाते हैं तो इफ वाले हिस्से को मैंने आपको बताया था कि हम प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये देख लें, इफ ही कम्स ये प्रेजेंट हो गया, तो आई शैल हेल्प हिम ये फ्यूचर हो गया। आई लाइक रीडिंग एंड टू राइट। अब देखें, ये रीडिंग, इस तरह का हमारे पास वर्ड आ गया रीडिंग आईएनजी के साथ लगा हुआ। तो जब रीडिंग की बात इस तरह लिख यानी पढ़ना, तो टू राइट यानी इन्फिनेटिव फॉर्म हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, टू राइट के साथ फिर हम नहीं दूसरा लगाएंगे। जब हमने रीडिंग को इस फॉर्म में लेके आए तो आगे हम ये कहेंगे आई लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। टू राइट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर के हिसाब से ये इनकरेक्ट होता है। आई सेड दैट ही विल प्ले। ठीक है, अब देखें, सेड पीछे पास्ट मौजूद है हमारे पास, सेकंड फॉर्म सेड। आई सेड ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है। तो जब हम आगे लगाएंगे तो उस आगे भी तो फिर हम सेकंड ही फॉर्म लगाएंगे ना। एक यानी पीछे पास्ट हो तो आगे, आगे हम जो है ना फर्स्ट फॉर्म लगा दें वो नहीं चलता। आई सेड विल की सेकंड फॉर्म वुड होती है। आई सेड दैट ही वुड प्ले। असलम एंड अरशद बोथ प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ये बोथ का जो वर्ड है ये भी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से ये भी सेंटेंस के शुरू में पहले में लिखते हैं। सेंटेंस के शुरू में होता है बोथ असलम एंड अरशद प्ले क्रिकेट। दी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये जो ऑनेस्टी है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, कि ना हम ऑनेस्टी को देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, वी कैन जस्ट फील इट। ठीक है, सो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दी नहीं लगता। दी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दी नहीं लगता। सन वार्म्स अर्थ। ये जो सन है ये एक प्लैनेट है, अर्थ भी एक प्लैनेट है। तो जितने भी प्लैनेट हैं सारे प्लैनेट के नेम से पहले दी लगता है। तो सन नहीं होगा, द सन, और अर्थ से पहले द हो जाएगा, द सन वार्म्स द अर्थ। आई हैव अ डिसेंट हाउस टू लिव। टू जो लिव होता है इसके साथ हमेशा इन प्रपोजिशन यूज होती है।
आई हैव अ डिसेंट हाउस टू लिव, तो होगा आई हैव अ डिसेंट हाउस टू लिव इन। ये ग्रामेटिकल जो ना प्रपोजिशन की मिस्टेक है, ये जब टिपिकल ग्रामर में इन हम लिव के साथ लगाते हैं। तो इसी तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। अब देखें, पोअर आर हेल्प्ड बाय रिच। अब के जो अमीर हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद कौन करते हैं? अमीर। अब यहाँ पुअर भी जमा का कॉन्सेप्ट दे रहा है, और जो रिच है वो भी जमा का कॉन्सेप्ट दे रहा है। ठीक है, तो पुअर की जो जमा होती है वो दा पुअर होती है, और रिच की जमा दा रिच होती है। ये याद रखिएगा, इसलिए दोनों से पहले दी लगा। पुअर किसके साथ क्या होगा? दा पुअर आर हेल्प बाय द रिच। 24 नंबर हम देखते हैं, ही इज वर्किंग गुड। ही इज वर्किंग गुड, कि वो अच्छा काम कर रहा है। वर्क गुड नहीं होता, वर्क वेल होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि वर्क गुड नहीं होता। इसके साथ जो है ना, हमेशा वर्क के साथ हमेशा वेल आता है। किसी को अप्रिशिएट करना हो तो हम वेल डन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम यूज करते हैं। इसके बाद हम जी नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे चलते हैं। 5 माइल्स, 25 नंबर पे देखें। 5 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, के 5 मील लंबा फासला होता है। अब इसमें देखें कि अगरचे डिस्टेंस सेंटेंस के बिल्कुल एंड पे आया है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस बन रहा है। अगर आप इसका उर्दू तर्जमा करें कि 5 मील एक लंबा फासला होता है। ठीक है, 5 माइल जो है ना, ये हमारा एक सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज आएगा। ठीक है, विल यू स्टे हेयर फॉर फ्यू डेज, क्या आप चंद दिन यहाँ पर रुकेंगे? ठीक है, तो अब देखें यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चंद दिन की इंग्लिश एक याद रखें। फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में बिल्कुल जीरो। आ फ्यू का मतलब होता है चंद एक, और दा फ्यू का मतलब होता है उससे कुछ ज्यादा। ठीक है, तो जो आ फ्यू है उसका मतलब चंद एक होता है। तो सिर्फ अगर फ्यू लगा हो तो उसका मतलब जीरो होता है। तो इसलिए विल यू स्टे हेयर फॉर अ फ्यू डेज, क्या आप चंद दिन यहाँ पे रुकेंगे? नेक्स्ट, टेल मी व्हाट डू यू वांट। अब देखें, इसमें जब हेल्पिंग वर्ब ये लग जाता है ना, जैसे डू, तो उसके लिए हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना पड़ता है। तो अब अगर तो हमें डू लगाना है, तो फिर हमें पूछना पड़े, फिर ये सेंटेंस इस तरह ठीक होगा, व्हाट डू यू वांट। फिर टेल टेल मी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं? टेल मी फिर उससे पहले नहीं लगेगा। या तो हमें इस सेंटेंस को इस तरीके से ठीक करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू वांट, या तो ऐसे करना पड़ेगा, या फिर हमें डू को रिमूव करना पड़ेगा, टेल मी व्हाट यू वांट। ओके, तो दोनों तरीकों से ये ठीक है। ही वॉकड ऑल द वे बाय फुट, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है। पैदल चलना की इंग्लिश जो होती है वो ऑन फुट होती है, बाय फुट नहीं होता। ही इज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई, आंख से अंधा होने की इंग्लिश है ब्लाइंड इन वन आई। एक आंख से अंधा होना, ब्लाइंड इन वन आई, फ्रॉम नहीं होगा, याद रखिएगा। ही इज सफरिंग विद मलेरिया, तो सफर फ्रॉम होता है, जैसे आप एप्लीकेशन में शुरू में लिखते रहे होंगे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफर फ्रॉम होता है, सफर विद नहीं होता। द न्यूज आर नॉट ट्रू, ये जो न्यूज है अगरचे इसके साथ एस भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये सिंगुलर है। अच्छा, मैं आपको ये भी बात बता दूं कि एन का मतलब नॉर्थ होता है, ई का मतलब ईस्ट होता है, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, और एस का मतलब साउथ होता है। ठीक है, तो ये प्लूरल नहीं है, ये याद रखिएगा। ये ना समझिएगा कि न्यूज़ सिंगुलर है और न्यूज़ जो है ना ये प्लूरल है। ये न्यूज़ सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, इसके साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं लगता। द न्यूज़ इज नॉट ट्रू।
ये याद रखिएगा। द वेजेस ऑफ सिन आर हेल, ये एक वर्ड आप सेंटेंस बड़ा कंफ्यूज करता रहा होगा जब से आप एंट्री की इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। तो जो वेजेस है, वेजेस का मतलब दो होते हैं। एक वेजेस का मतलब पनिशमेंट होता है, और एक वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। ठीक है। तो यहाँ वेजेस का मतलब पनिशमेंट बन रहा है। द वेजेस ऑफ सिन, के जो सिन यानी गुनाह की जो सजा है, आर हेल तो नहीं हो सकती, वो जहन्नमें होती हैं। तो इज हेल इसलिए होगा कि वेजेस यहाँ पे सिंगुलर है, यानी पनिशमेंट, सजा। द वेजेस ऑफ सिन, गुनाह की सजा, इज हेल, जहन्नम है। योर हेयर्स आर ब्राउन, ये जो हेयर हैं ये अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसकी प्लूरल नहीं बनती। तो योर हेयर, हेयर जब आएगा तो फिर आगे डेफिनेटली इज लगेगा। योर हेयर इज ब्राउन, एक बाल की बात हो रही हो या एक से ज़्यादा पूरे सर के बालों की बात हो रही हो, तो वो ना उसके साथ एस लगेगा ना आगे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा। इसके बाद देखें, ही गेव मी अ 10 रुपीज नोट, नोट कितने, एक नोट है। तो इसलिए जो है ना वो रुपीज नहीं आएगा, ही गेव मी अ 10 रुपी नोट, 10 रुपए का नोट, एक नोट। ठीक है। द पेन इज टू राइट, जब हम टिपिकल ग्रामर के हवाले से देखते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि हम विद लिखते हैं। ठीक है, द पेन इज टू राइट विद, द पेन इज टू राइट विद। ठीक है। पेन के साथ जब लिखने की बात आती है तो राइट विद, जब इंक के साथ लिखने की बात आती है तो राइट इन होता है, ये भी याद रखिएगा। जब पेन से लिखने की बात होती है तो राइट विद आएगा। जब इंक से लिखने की बात होगी ना, ठीक है, जैसे मैं ब्लैक इंक से लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग इन, आई एम राइटिंग इन ब्लैक इंक, आई एम राइटिंग इन ब्लैक इंक। जब पेन से लिखने को मेंशन किया गया होगा, द पेन इज टू राइट विद आएगा। तो ये 35 हमने आज एमसीक्यू की फॉर्म में भी और सब्जेक्टिव फॉर्म में भी मैंने आपको समझाया डिटेल में। होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। हमारे पास 4 मिनट्स हैं, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं है। आज के लेक्चर के बारे में आप ग्रुप में ओपिनियन दे सकते हैं कि आज का लेक्चर आप लोगों का कैसा था, और आपको क्या कुछ समझ आया। तो इंशाल्लाह अब कल तो ऑफ है, तो मंडे को लेक्चर होगा। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।